नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे यूपी के चुनावी रण में। दरअसल अंतिम दौर पूरा, और कह सकते हैं कि अंतिम दौर और पूरा जोर, इसी पर बात करेंगे क्योंकि 10 फरवरी को यूपी में मतदान का पहला चरण है और इसमें 58 सीटों पर वोट डलेंगे। सबसे खास बात इसमें यह कि इस चुनाव में, इस पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और पौत्र ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे खास बात यह कि इसमें गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा सीट कहलाती है, वहाँ से पंकज सिंह है जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इसके बाद अतरौली जो पुश्तैनी सीट है कल्याण सिंह की, वहाँ से उनके नाती खड़े हो रहे हैं संदीप सिंह। ये महत्वपूर्ण सीट है। इसके अलावा संगीत सोम है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सरधाना से। सुरेश राणा थाना भवन से, मृगांका सिंह कैराना से, और कैराना से ही बाहुबलियों की बात करें तो नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के, हस्तिनापुर से योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के, ये बाहुबलियों में शामिल बताए जाते हैं। पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगी लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता जी। स्काइप पे हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे धर्मेंद्र पैगवार जी, और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी पत्रकार आशीष दुबे जी। सबसे पहले हम पहुंचेंगे सुमन गुप्ता जी के पास। सुमन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ देवदत्त दुबे और धर्मेंद्र पैगवार जी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी और धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि यूपी का चुनाव देश का प्रधानमंत्री तय करता है और भारत सरकार उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए जाती है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है, बहुमत पाती है, लगभग देश में उसका बहुमत होता है, ऐसा मानते हैं, ऐसे रिजल्ट भी आए हैं। तो सबसे पहले देवदत्त जी, जो सारा मामला है पहले चरण का, 28 विधानसभा सीटें इसमें जुड़ेंगी, 10 फरवरी को मतदान है, अंतिम दौर में सबने पूरा जोर लगा दिया है, आपकी राय? ये बात बिल्कुल सही है कि अपन आजादी के बाद इतिहास भी देखें तो अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं। और ये भी एक इत्तेफाक समझिए कि गुजरात के नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े, वहीं से सांसद बने और प्रधानमंत्री बने। तो एक तरह से देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और वहाँ के जो लोग हैं, कहीं जैसे मध्य प्रदेश है तो वहाँ बहुत संबंध है उत्तर प्रदेश से रिश्तेदारियों में। और जब आप देखेंगे कि कई जगह लेबर उत्तर प्रदेश की जो कई जगह गई हुई है, तो पूरे देश को प्रभावित करने की क्षमता रखता है राज्य। और जो अभी स्थिति है कि 2024 के पहले जो और भी राज्यों में चुनाव होना, जैसे 23 मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में होना है, तो देश की राजनीति तय होगी। इस कारण इस राज्य पे सभी दल अपना पूरा फोकस बनाए हुए हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। और चूंकि पहला चरण है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसमें कई दिग्गज नेताओं के, किसी का पौत्र, किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। और इन जो कई बार होता है कि एग्जिट पोल पर वैसे तो रोक लगी है, लेकिन जो आई जाता है संदेश, छन छन की खबरें आ जाती कि पूर्वांचल या इस जो पहले चरण की जो लहर बनेगी, चरणों में चुनाव होना है। इस कारण ये प्रथम चरण को लेके बैल विगजन हाफ डन की स्थिति में सभी दल बहुत जोर लगाए हुए। मध्य प्रदेश के भी कई नेता वहां पर प्रचार को गए हुए हैं। और वहां भी जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट और घर घर जो प्रचार आपने देखा, वो गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह घर घर पंपलेट बांट रहे थे इसी इलाके में। और अभी भी जो प्रचार चल रहा है, डोर टू डोर चल रहा है। देवदत्त जी, हमारे साथ लखनऊ से हमारी पत्रकार साथी सुमन गुप्ता भी जुड़ गई हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। यूपी के चुनाव को लेकर सबकी नजरें हैं, पूरे देश की नजरें यूपी के चुनाव पर है, क्योंकि हर एक को पता है कि यूपी का चुनाव बहुत पेचीदा है, इसमें बहुत पैचोखम रहते हैं, और ये इतनी गुत्थम गुत्थी वाला है कि इसका सिरा कहाँ किसी को पता नहीं चलता। लेकिन पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होना है। आपको क्या लगता है कि किसका जोर है, और अंतिम दौर में कौन आगे पीछे आपको लगता है?
जी, उत्तर प्रदेश का ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये देश के भाग्य का चुनाव है। और ये सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ही उत्तर प्रदेश के दौरे में नहीं कह गए हैं, बल्कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है इस समय जो चुनाव में, वो इस समय उसके नेता अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो विधायक या मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश का भाग्य का चुनाव है कि इस चुनाव में जीतने के बाद या अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो देश का भविष्य क्या होगा, और इस चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो जिनका स्टेक लगा हुआ है उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए हैं, और ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं रह गया है। सुमन जी, हमारा इसमें सीधा सवाल ये है कि जो 58 सीटें हैं, इसमें नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ वो भी बहुत सेंसिटिव है। गाजियाबाद की हम बात करें, कोरोना की बात करें, कोरोना जहाँ पर विवादों में काफ़ी रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, बाहुबली भी खड़े हुए हैं, वीआईपी भी खड़े हुए हैं, जो अति संवेदनशील सीटें हैं। हमारे पास जो आंकड़े, वो जैसे जो सीटें हैं, खासतौर से शामली की बात करेंगे, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, ये जाट बहुल भी है, ये मुस्लिम डोमिनेट भी। हालांकि हम चर्चा में कभी भी मतदाताओं को जातियों में बांटकर नहीं देखते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए चुनाव का गणित, आप चूंकि वहीं लखनऊ से, अयोध्या से, किस ढंग से देखती है कि वोटर किस तरफ जाने वाला है, अभी तक की आपकी राय? जी, ऐसा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो अभी 58 सीटों के लिए जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 10 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसमें योगी सरकार के कई मंत्रियों का भविष्य जो है वो दांव पर है, और जिसमें आपके गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, और कई मंत्री हैं, और जो आपने पंकज सिंह जी की बात की या संदीप सिंह की, इस तरीके की जो बातें हैं, ये निश्चित रूप से इस समय प्रमुख रूप से दो लोगों के बीच में आमने सामने का जो ये चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन, ये दो प्रमुख रूप से जो है आमने सामने का ये चुनाव है, और यही दो तय करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के उस बेल्ट में, खासकर जो जाट बेल्ट कही जाती है, या 2013 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा रहा है, उसको लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है कि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी तक यही कह रहे हैं कि वो दंगा कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, जो कैराना की बात कर रहे हैं। जी सुमन जी, चूंकि पूरी चर्चा के केंद्र में आप ही रहेंगी, लखनऊ का मामला, अयोध्या का मामला है, तो क्या इस पूरे चुनाव में किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया है कि वो उस किसान आंदोलन का जो प्रभाव का लगा था वहां वोट पड़ने वाले हैं 10 फरवरी को, क्या अयोध्या का मसला भी इसमें कुछ रोल प्ले करेगा? जी, अयोध्या के मसले को वो इस तरीके से नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि राम मंदिर की बात कर रहे हैं, या उसके बजाय कि जो एक जाट का एक थोड़ा सा हिस्सा जो आपका करके ये मथुरा के आसपास का जो इलाका है, तो अयोध्या, मथुरा, काशी, तो अब मथुरा की बात भी की जाने लगी है इस इलेक्शन में, जो पहले नहीं की जाती थी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि इस चुनाव में तो किसानों का मुद्दा और एक तरीके से जो ये पोलराइज करने की बात हो रही है, वो प्रभाव पड़ेगा कि किसान कितना संगठित होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। इसका मतलब कि अयोध्या का जो मसला है, राम मंदिर का मामला है, ये वहां असर कम दिखाएगा, या अभी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन का 6वां, 7वां, 5वां, 6वां और 7वां फेज होगा, तब इनकी स्ट्रेटजी चेंज होगी और फिर ये अयोध्या के मुद्दे पर या और दूसरे मुद्दे पर आएंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ धर्मेंद्र पैगवार भी फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश बहुत दूर है, लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट और आईटी ने इसको बहुत नजदीक ला दिया। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। तो किस ढंग से देख रहे हैं, क्या खबरें हैं आपके पास यूपी के चुनाव के पहले मतदान की, जो 10 फरवरी को होने वाला? 58 विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं, और इसमें बाहुबली भी हैं, वीआईपी भी हैं, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह के बेटे पौत्र, ये सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। संगीत सोम का मामला भी है, अवतार सिंह भड़ाना जो आरएलडी के हैं, ये जेवर सीट से लड़ रहे हैं।
संदीप सिंह अतरौली जो पुश्तैनी सीट है कल्याण सिंह की, वहां से लड़ रहे हैं, श्रीकांत वर्मा जो मंत्री है वो मथुरा से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको पहले दौर के चुनाव में किस ढंग से चीजें आपके पास निकल के आती हैं? देखिए, पहले दौर का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही पूरे उत्तर प्रदेश में जाति या धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ है, और कैराना भी वही है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये तय होगा कि वहां पर हिंदू जातियों में बंटता है या वो राष्ट्रवाद के नाम पर, मुजफ्फरपुर दंगों की यादों के नाम पर, मुजफ्फरनगर जी, मुजफ्फरनगर के दंगों की याद के नाम पर, या कैराना के पलायन की जो उसका दंश है उसको याद रखते हुए वोट करता है, या वो जाति में बढ़ जाता है, वो किसान बन जाता है, या वो जाटा यादव जाट इसमें बदल जाता है। तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करेगी। बिल्कुल। दूसरा, मेरी अभी एक पत्रकार मित्र से अब शाम को ही उत्तर प्रदेश में बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इन सब मुद्दों के अलावा एक मुद्दा कानून व्यवस्था और शांति का है। लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है, भाजपा कई मुद्दे वहां पर जिसने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाई। वहां पर किसान का गन्ना का मूल्य उतना नहीं बढ़ पाया जितना किसान उम्मीद रखते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक कानून का राज स्थापित करने की कोशिश हुई है, और लोग कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर कानून व्यवस्था है, क्योंकि लोग वहां पर एक छोटी किराने की दुकान भी यदि कोई पहले चलाता था तो उसको वहां पर रंगदारी टैक्स देना पड़ता था। उस रंगदारी टैक्स से मुक्ति मिली है लोगों को, ऐसा कहा जा रहा है जी। लोग कहते हैं कि वहां पर महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित हुई हैं। पहले महिलाओं का घर से निकलना दूभर था। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, एक बात और इसमें हुई है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये 80-20 का मामला है, तो इसमें राम मंदिर भी कहीं ना कहीं आया, क्योंकि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात भी इस चुनाव में आएगी, ना करते हुए भी जरूर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे अगले दौर की बातचीत में ये जरूर पूछूंगा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, राम मंदिर की बात है कि 400 साल पहले राम मंदिर टूटा था फिर बना, अब सुमन गुप्ता जी कह रही हैं और हमको लगता भी है कि वो मथुरा का मुद्दा भी इसमें जुड़ रहा है, हिंदू मुसलमान यूपी में ना हो ये मुश्किल है, असंभव लगता है। अगर ये सब होता है तो राष्ट्रवाद फिर कहाँ जाएगा, कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी, ये सब चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशीष दुबे जी भी। आशीष जी, ये सारा मामला जो देवदत्त दुबे जी ने कहा, सुमन गुप्ता जी ने बताया और धर्मेंद्र पेगवार जी ने कि कानून व्यवस्था का मसला भी है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है जो यूपी की धारा तय करती है, दिशा तय करती है, वो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात सही, कानून व्यवस्था का मुद्दा वहाँ पर है। कुछ क्षेत्र जो है संवेदनशील है और कुछ मामलों को लेकर वहाँ पर इसकी जरूरत भी महसूस की जाती है। लेकिन जो चुनाव का जो पहला दौर है, इसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ बहुत सारे जातिगत समीकरण जैसे भी बात हुई है वो भी इस पे असर करेंगे। देखिए, किसानों का एक प्रभावशाली एक वहाँ पर तबका है जो इस तरह से चुनाव को पूरे गणित को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वहां पर एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच भी जो एक इक्वेशन है वो भी है। तो ये दो मुद्दे, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो चुनाव है, जो बीजेपी जिसको लगातार फोकस कर रही है वो कानून व्यवस्था की स्थिति पे कर रही है, जबकि जो दूसरे दल हैं, सपा है या बसपा है, कांग्रेस है, वो खासतौर पर सपा जो मेन कंटेंडर है वहां पे, वो उसको विकास के मुद्दे पर लेके जा रहे हैं। तो चुनाव जो है किस पिच पर जाएगा, ये इसको लेकर के दोनों जो सबसे स्ट्रांग जो प्रतिद्वंदी है उनके बीच में संघर्ष है। तो इसको बहुत गौर से देखा जाना चाहिए कि इस चुनाव को किस तरफ मोड़ने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जाहिर है कि इस तरह के गणित से ही हम कितना भी नकार लें, लेकिन सीटों का बंटवारा या सीटों पर फैसला होता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, इसमें आप ये भी देखना होगा कि जो पहले दौर की जो 58 सीटें हैं उसमें 50 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतरे हैं, 13 सबसे ज़्यादा सपा ने उतारे हैं, 9 जो हैं शायद बसपा के हैं, 11 बसपा के हैं, 9 कांग्रेस के हैं, तो और AIM के भी जो है 9 प्रत्याशी हैं। तो ये जो एक बहुत ये संकेत है या जो अर्थ है इसको समझा जा सकता है कि किसान, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग खासतौर पे,
और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, ये जो टकराव जो मुद्दों का पैदा हुआ है जी, वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इसमें एक चीज और है जी, जो 58 सीटों पर चुनाव होने हैं जी, इसमें करीब 11 जिले इसमें शामिल होते हैं जी, और मैं उनका नाम बता दूं, फिर सुमन जी इस पर रोशनी डालेंगी। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। इसमें बता दें कि इन 58 सीटों में 53 करीब 38 सीटें पिछले बार बीजेपी ने जीती थी। 55 में से 38 सीटें बीजेपी जीत के आई थी। और यूपी का जो पूरा सीन है, ओवरऑल सिनेरियो है, वो 143 सीटें वहां ऐसी है जिसमें मुस्लिम मतदाता डोमिनेट करते हैं, फैसला करते हैं। लेकिन ये पिछले चुनाव में 303 सीट आई थी, तब वहां ना जातिवाद चला, न तब वहां हिंदू मुसलमान चला, न तब वहां किसान और व्यापारी चला, ना वहां सिर्फ राष्ट्रवाद था। इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। यहाँ कानून व्यवस्था भी है, राष्ट्रवाद भी है, फिर इसमें राम मंदिर का तड़का भी लगा हुआ है कि 400 वर्ष पुराने राम मंदिर को हमने बनवाने की बात की है। अब उन्होंने एक नया, इसमें जैसा सुमन गुप्ता जी भी कह रही हैं और हम भी इसको सुन रहे हैं कि अब मथुरा की बात भी हो रही है। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर एक नया समीकरण बनाती है। हम पूछते हैं सुमन गुप्ता से, सुमन गुप्ता जी, ये जो 11 जिले हैं और 11 जिलों की 58 सीटें, हिंदू मुसलमान अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राम मंदिर के साथ फिर मथुरा भी इसमें जुड़ गया है। किस ढंग से आप देखती हैं कि 10 फरवरी को मतदान कैसा होगा और उसके बाद के जो चरण है वो किस दिशा में जाएंगे? ये ऐसा है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 58 सीटें हैं, इसमें से 52 यानी कि 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिली थी जी। और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें थी और बहुजन समाज पार्टी को 3 सीट मिली थी और राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ 1 सीट, जो जिन 58 सीटों पे 10 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। जहां तक आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई राष्ट्रवाद उत्तर प्रदेश हम नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्रवाद के मुद्दे चल रहे हैं वहाँ राष्ट्रवाद भी है, वहाँ राम मंदिर भी है, मथुरा का भी आपने जिक्र किया है, किसान भी है। ये सारे मुद्दे अपनी जगह पे होंगे, जो एक साइड इफेक्ट की तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल जो है इस समय हो रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जातियों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है और पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण ही इस चुनाव को तय करेंगे। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे। यूपी और बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से चलते हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से, खासतौर से यूपी में पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए थे। इस बार क्या वो दोबारा बन रहे हैं? नहीं, माफ कीजिएगा, ये जातीय समीकरण ना तो 2014 के चुनाव में ध्वस्त हुए थे, ना 2017 के चुनाव में हुए। तो फिर बीजेपी को इतनी सफलता कैसे मिल गई? चुनाव में हुए। ऐसा है कि चूंकि इसमें, जैसे आप कहते हैं मंडल 2 पार्ट 2 की बात करते हैं ना, जिन जातियों को, चूंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण और ठाकुर 2 तरीके की जो मतलब जो एक समण भी है, वो दबंग भी है और समाज में प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो, जहाँ तक मैंने समझा है, ये दोनों जातियों के बीच में ही जो है विभिन्न जातियों की गोलबंदी होती है। होता क्या था, जब ब्राह्मण के साथ जो जुड़ी हुई जातियां होती थी उनके साथ जाति थी, तो वो जो, जिन्हें आप ओबीसी कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, एससी कहते हैं, तो वो जातियां, ये सारी जातियां जाकर के भारतीय जनता पार्टी में चली गई। इसके वजह से ये जातियों का ही समीकरण बना है, जिसके वजह से 2014 में चुनाव में अपार सफलता मिली। 2017 में भी 312 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। इस बार के चुनाव में यह है कि इन सारी जातियों में पूरा डिवीजन हो गया है। क्या डिवीजन की वजह क्या है? आपको चूंकि ज्यादा पता होगा, क्या वजह है डिवीजन की? क्यों ये बढ़ गई? डिवीजन की वजह है कि जिन जातियों को गोलबंदी करके और एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को, पिछले 3 चुनाव में सबको धक्का बताते हुए ये जीत हासिल की थी, अब उसमें जो समाजवादी पार्टी है उन्हीं जातियों में उसने भी सेंध लगाई है और उनके नेताओं को, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आए। जो ओम प्रकाश राजभर पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने सरकार भी बनाई थी और उसमें मंत्री भी थे, अब वो इनके साथ आ गए। इसी तरीके से कुशवाहा, चूंकि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में
केशव प्रसाद मौर्य को ऑफिशियली नहीं बल्कि ये कह करके क्षेत्रों में बताया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो जितनी मौर्य जातियां थी, जितनी पिछड़ी जातियां थी, उन्होंने कि पहली बार एक जो है हमारी तरफ से एक जो है मौर्य बिरादरी का व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसलिए उन सारी जातियों में 100% वोट जो है बिल्कुल बिल्कुल मैं मान गया आपकी इस बात को, पार्टी को किया। सुमन जी मान गया, लेकिन अब मौर्य को अखिलेश यादव का सीएम बना रहे हैं, तो ये जो मौर्य जो एकजुट हो गए थे पिछले बार, इस बार बीजेपी से टूट करके इसलिए वो सपा के साथ चले जाएंगे क्योंकि मौर्य को अखिलेश यादव सीएम बनाने वाले हैं? टूट के नहीं जाएंगे, मेरा कहना है उसमें डिवीजन हो गया। हाँ, बट गया ना, वो बंटवारे की वजह क्या लगती है? मैंने उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को घोषित किया है, ना कि केशव प्रसाद मौर्य को घोषित किया है। तो ये जो चाहे आपके निषाद पार्टी हो, चाहे लोध पार्टी हो, लोध जो छोटी छोटी जातियों की पार्टी है, वो जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे कि कानून व्यवस्था के मामले में जो बीजेपी का बड़ा मुद्दा है कि कानून व्यवस्था को हमने बहुत बेहतर किया है, अब वहां की बेटियां बहनें ठीक से रह सकती हैं, रात अंधेरे भी जा सकती हैं। अब जो हमारे एक साथी पत्रकार बोल रहे थे कि वहां रंगबाजी कौन सा एक टैक्स लोग लेते थे दादागिरी वाला, वो सब कम हुआ है या खत्म हो गया है? उसका असर बीजेपी सोचती कि उनके पाले में जाने वाला है। समय खत्म हो रहा, बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में आपकी राय। जी, बस ये 2-3 चीजों के बारे में कहा है कि ऐसा है कि लड़कियों के साथ घटनाएं नहीं हो रही हैं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं। हाथरस की घटना से लेकर के बहुत सारी घटनाएं हर जिले में हो रही हैं। पब्लिक परसेप्शन में चीजें नहीं आ रही हैं, वो बात अलग है। क्यों नहीं आ रही है? उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जिस मीडिया के साथ आप जो है चीजों को लाते हैं, वो चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उस पर जिस तरीके से आप एक अघोषित सेंसरशिप है और जिसके कारण बहुत सारी चीजें उस तरीके से क्या हुआ 5 साल में क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट करने की हिम्मत जुटा पाया? लेकिन चलिए, लेकिन अभी तो मीडिया के साथ जिस तरह का सलूक, जो व्यवहार अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो बहुत एग्रेसिव है। और मुझे लगता है कि लोग कर रहे हैं, सभी करते हैं। जब विपक्ष में होते हैं उनकी स्थिति दूसरी होती है, और जब वो सत्ता पक्ष में होते हैं तो उनकी हर आदमी की स्थिति दूसरी होती है। चलिए, मैं आपको रोकता हूं देवदत्त जी, बहुत संक्षेप में कि ये जो पूरा मामला है, जैसा सुमन जी बताने की लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं, राष्ट्रवाद वहां चल नहीं पाएगा, जातियों में फिर से लोग बट गए हैं, क्योंकि मौर्य जैसे लीडर को आपने एक सीएम का चेहरा बनाया था बीजेपी ने, वो बाद में सीएम नहीं बन पाया, अब वो बट गए हैं, कुछ सपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इन सबको जोड़कर रख पाएगी? बहुत संक्षेप में राय आपकी। उत्तर प्रदेश जिस तरह जाति और धर्म की राजनीति मिक्स रहती है, उसमें मैनेजमेंट भी बहुत काम करता है कि स्थानीय स्तर पर जो संबंध होते हैं, वो जो अभी वहां पंचायतों के चुनाव हुए प्रधानों की, उसकी जो लड़ाई है वो भी कई बार प्रभावित करती है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, और दूसरा योगी आदित्यनाथ भाजपा के जो कभी चुनाव हारे नहीं है, तो ये उन्होंने जब भी जो चुनाव लड़ा है या जिस भी चुनौती को लिया वो जीते, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री कभी वहां तुरंत सरकार में वापस नहीं आया है, तो कई चीजों के कारण भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो केंद्र में और राज्य में सरकार होने के कारण भाजपा मैनेजमेंट करेगी, लेकिन अंडर करंट क्या है और स्थानीय स्तर पर क्या जोड़ तोड़ होती है, ये चुनाव के दिन ही पता चलेगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र पेगवार जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय, फिर मैं आशीष जी के पास आऊंगा। देखिए, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगा, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद उत्तर प्रदेश में चलेगा या नहीं चलेगा, और जनता कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस पर वोट देगी या वो जातियों में बटकर या किसी दूसरे मुद्दों पर वोट देगी, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे बताएंगे। और इससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक दिशा मिलेगी। चलिए आशीष जी, सारा मसला आपके सामने है, आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, ये जो इस दौर का जो चुनाव है, इसमें 2 दौर में जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी सीटों पर चुनाव होगा, इसमें किसी भी तरह से इसको किसानों का जो आंदोलन 1 साल चला है उसके असर से मुक्त नहीं माना जा सकता। मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूँ, समय कम है।
आपकी बात को बीच में अनुमति के साथ काटना चाह रहा हूं। सभी से मेरा एक सवाल है, एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं। बसपा की क्या स्थिति, क्योंकि बसपा का रोल इसमें कम दिख रहा है। सुमन जी, 2-3 वाक्यों में इसमें आपकी राय। जी, बसपा पहले जैसे जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए दिखती थी उस तरीके से नहीं दिख रही है, लेकिन बसपा के अपने वोट निश्चित रूप से उसको मिलेंगे। और उसमें चूंकि जब दूसरे वोट की सपोर्ट नहीं होती है तो बसपा की सीटें घट जाती हैं। जब दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं, दूसरी जातियों के लोग सपोर्ट करते हैं तो बसपा की सीटें बढ़ जाती हैं। ठीक है देवदत्त जी, बसपा का जो अपना आधार वोट है वो मिलेगा और बहुत सारी सीटों पर बसपा भी जो ट्रायंगल किसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बसपा जीतने की हालत में तो नहीं है, वो नुकसान किसको पहुंचाएगी? बसपा के अगर अपने वोट बसपा के अपने पास रह गए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलिए, नुकसान तो पहुंचाएगी, किसी ना किसी को वोट अगर उसकी ओर शिफ्ट होता है तो नुकसान जरूर पहुंचाएगी। ये अलग बात है कि वो पार्टी को रिजल्ट के बाद दिखेगा। देवदत्त जी, आपकी राय, किसको नुकसान पहुंचाएगी बसपा? बसपा यदि उसके वोट बढ़ते हैं तो कांग्रेस को ही नुकसान किया है उसने शुरू से वहां उत्तर प्रदेश में। जब से बसपा बढ़ी तो कांग्रेस सिमटी है। और यदि बसपा के अगर वोट, जिसका हम जिक्र करना जो उसको लोग माइनस कर रहे हैं या उसको कम महत्व दे रहे हैं, वो किसे फायदा नुकसान पहुंचाएगी? धर्मेंद्र जी, चलिए धर्मेंद्र जी से संपर्क हट गया। आशीष जी, आपके अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो ये पहले दौर के, जो पहले 2 दौर में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें होंगी, ये आखिरी जो चुनाव परिणाम होगा उसका आधार होंगी। तो इसलिए जो है ये चुनाव में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। वहां पे चीनी मिल और शक्कर के जो भुगतान है वो मुद्दा है, एक हिस्से में और किसानों का मुद्दा काम करेगा पूरे यूपी में। इसीलिए बीजेपी इसको हिंदुत्व के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है, ताकि सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद की चर्चा में चलिए। लखनऊ से हमारे साथी सुमन गुप्ता जी, फिर देवदत्त दुबे जी और धर्मेंद्र पैगवार जी, और हमारे स्टूडियो में हमारे साथी थे आशीष दुबे जी। चारों मेहमानों का मैं साधुवाद करता हूं। लेकिन यूपी के चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होना, लेकिन ये चुनाव, ये रणनीति पर निर्भर करेगा कि कौन पार्टी इसमें बढ़त लेगी। सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी बढ़त बनाने की बात कर रही है। देखते हैं स्थितियां क्या बनेगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।